हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे इस सीरीज का सेकंड वीडियो है, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये आपका सेकंड वीडियो है। इसके पहले यहाँ पे मैंने आपका जो फर्स्ट वीडियो पब्लिश कर दिया, जिसमें आप 1 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए थे। और वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, जिसका यहाँ पे कई लोगों ने सही जवाब दिया है। बाकी यहाँ पे मैं उसका आप सही जवाब दे दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप ये वीडियो पुराना वाला देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये आई बटन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसके लिए एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आप ये सारे वीडियो देख पाएंगे। तो इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। हम चलेंगे और बात करेंगे यहाँ पे आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में। पेपर फर्स्ट ये आपका कंपलसरी होता है सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो अगर आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्स हैं, अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपको एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल या फिर टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आप देखेंगे पीएचडी के जो ऑनगोइंग एडमिशन वो आप यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं या फिर वो जो हमारी सर्विसेज हैं उनका लाभ लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करके हमारी सर्विसेज इनका लाभ ले सकते हैं। पीएचडी पीआईक्यू भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपके पीएचडी पीआईक्यू दिए गए हैं, जो कि आपको यहाँ पे एक मिनिमम पे करना पड़ेगा। आप इनको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये यहाँ पे आप देखेंगे मेरी ऑफिशियल साइट का लिंक आपको देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे अपने जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का पीडीएफ उस पर चलेंगे और बात करेंगे यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के बारे में। तो ये दोस्तों यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का पीडीएफ है। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मैंने पूछा था व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वाटा सैम्पलिंग। तो आपको बताना था इसका सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति को चुने जाने का समान अवसर मिले। ऑप्शन बी है, नमूने में कुछ विशेषताओं के अनुपात को जनसंख्या में मौजूदा विशेषताओं से मिलाना। सी है, सुविधा के आधार पर प्रतिभागियों का चयन करना। या ऑप्शन डी, नमूनाकरण प्रक्रिया में पूर्वाग्रह को खत्म करना। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो बहुत से कैंडिडेट्स ने इसका सही जवाब दिया था। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सही ऑप्शन की, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टू मैच द प्रोपोर्शन ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सैंपल ऑफ दोज इन द पॉपुलेशन। ये यहाँ पे इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज ऑफन यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आपको बताना है कि गुणात्मक अनुसंधान में अक्सर किस प्रकार के नमूने का उपयोग किया जाता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, बी परपोसिव सैम्पलिंग, सी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, डी क्लस्टर सैम्पलिंग। तो बताइए ऑप्शन इसका क्या सही होगा। यहाँ पे सरल यादृच्छिक नमूनाकरण है, बी उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण है, सी व्यवस्थित नमूनाकरण है, डी सामूहिक नमूनाकरण है। तो बताइए 27 का सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परपोजिव सैम्पलिंग, यानी उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि यहाँ पे 28 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। अगर हम बात करें इसके ऑप्शन की, तो यहाँ पे यह आउटलेयर्स की आसान पहचान की अनुमति देता है। बी की बात करें तो यह नमूनाकरण प्रक्रिया को सरल बनाता है। सी की बात करें यह लागत प्रभावी है। और डी की बात करें तो यह उपसमूहों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा क्लस्टर सैम्पलिंग में। ये आपके इंग्लिश में भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इन्हें रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके सही ऑप्शन की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इट इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव। जो एडवांटेज है क्लस्टर सैम्पलिंग का, वो यहाँ पे एडवांटेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि यहाँ पे 29 है, और यहाँ पे आप देखेंगे पूछा गया व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न यूजिंग कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सुविधा नमूनाकरण का उपयोग करते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है। आपको बताना है 29 नंबर का सही ऑप्शन। और यहाँ पे कोई ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे बाह्य वैधता है, आंतरिक वैधता है, पारिस्थितिकी वैधता है, यानी ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो वैधता का निर्माण है। एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इकोलॉजिकल है और कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो एक्सटर्नल वैलिडिटी होगा। वाह्य वैधता, सुविधा नमूनाकरण का उपयोग करते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है, तो वाह्य वैधता का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द टर्म ऑफ सैंपल दैट इंक्लूड्स एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन।
उस नमूने को क्या कहते हैं जिसमें जनसंख्या का प्रत्येक व्यक्ति शामिल है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, बी है रैंडम, और सी है रिप्रेजेंटेटिव, या फिर डी है सेंसस। तो बताइए, इसमें पूछा गया है कि जिसमें जनसंख्या का प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता है। बताइए इसका ऑप्शन सही क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग है, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग है, इसमें जो पॉपुलेशन है वो प्रत्येक व्यक्ति को नहीं शामिल करती है। बाकी यहाँ पे सेंसस में जो है यानी जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसलिए यहाँ पे कोशिश यही है कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बाकी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको मेमोराइज कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है जो भी आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा के बीच क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया गया है क्वालिटेटिव डेटा इज न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव डेटा इज डिस्क्रिप्टिव। बी की जो बात करें तो यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा इज कैटेगोरिकल, और यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा इज न्यूमेरिकल। सी की बात करें तो यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा इज ऑलवेज मोर एक्यूरेट। डी की बात करें तो क्वांटिटेटिव डेटा इज ऑलवेज मोर सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे 31 का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो देखिए 31 का सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा इज कैटेगोरिकल होता है, बाकी यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव डेटा है इज न्यूमेरिकल होता है। ये आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणात्मक डेटा श्रेणीबद्ध है और मात्रात्मक डेटा जो है संख्यात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि यहाँ पे 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। बताना कि क्वालिटेटिव डेटा का सही यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा। एज ऑफ पार्टिसिपेंट्स, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कलर ऑफ कार्स, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक डेटा का उदाहरण है। प्रतिभागियों की आयु, वस्तुओं का वजन, कारों के रंग, या फिर तापमान डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा सही, वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, इसका कलर ऑफ कार्स यानी कारों के रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स इन रिसर्च। अनुसंधान में सांख्यिकीय उपकरणों और तकनीकों का उद्देश्य क्या है। टू मेक डेटा मोर कंफ्यूजिंग, तो ये तो आप पढ़ के ही जान जाएंगे कि नहीं होगा। टू समराइज एंड एनालिसिस डेटा, टू जनरेट बायस्ड रिजल्ट्स, और यहाँ पे ऑप्शन डी है टू एलिमिनेट वेरिएबिलिटी इन द डेटा। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा 33 का। तो देखिए यहाँ पे ये बाइस्ड भी नहीं होगा और एलिमिनेट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा बी टू समराइज एंड एनालिसिस डेटा। जो भी यहाँ पे स्टैटिकल टूल यूज किए जाते हैं आपके रिसर्च एनालिसिस में या फिर डेटा एनालिसिस में, उनका यही मेन उद्देश्य होता है समराइज एंड एनालिसिस डेटा, यानी आप जो भी डेटा है उसे एनालिसिस करेंगे और उनको समराइज करके एक रिजल्ट की ओर अपने बढ़ते हैं। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। बताइए यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप चरम मूल्यों से अधिक प्रभावित होता है। आपके ऑप्शन है मीन, मीडियन, मोड एंड नन ऑफ दिस। तो बताइए इस चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप चरम मूल्यों से सबसे अधिक और प्रभावित होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका ऑप्शन जो सही होगा वो मीन यानी ए ऑप्शन का सही होगा, मध्यमान। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे आपको इस सीरीज के वीडियो देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 84 पेजेस की आपकी पीडीएफ है, जिसमें बहुत से क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। बाकी बेल आइकन भी दोस्तों आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट डज द मीडियन रिप्रेजेंट इन द सेट ऑफ डेटा। डेटा के सेट में माध्यिका क्या दर्शाती है, ये आपको बताना है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य। बी की बात करें तो मिडिल वैल्यू व्हेन डेटा इज आर अरेंज इन ऑर्डर, जब डेटा को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्यमान। सी की बात करें द एवरेज वैल्यू, औसत मूल्य। ऑप्शन डी की बात करें द टोटल सम ऑफ डेटा, डेटा का कुल योग। डेटा के सेट में माध्यिका क्या दर्शाती है आपको बताना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको सही ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। द मिडिल वैल्यू व्हेन डेटा आर अरेंज इन द ऑर्डर, जब डेटा को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्यमान, ये इसका सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, जिसमें पूछा गया कि धनात्मक रूप से विषम वितरण में माध्यिका के संबंध में माध्य कहाँ स्थित होता है। यानी धनात्मक रूप से विषम वितरण में माध्यिका के संबंध में पूछा गया है
कि माध्य कहाँ स्थित होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा 36 का। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माध्य जो होता है वो बड़ा होता है माध्यिका से, ये इसके संबंध में माध्य इज ग्रेटर देन माध्यिका, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो आप इन्हें रीड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि यहाँ पे पूछा गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन स्टैटिस्टिक्स। तो बताइए सांख्यिकी में मानक विचलन का उद्देश्य क्या है। डेटा के प्रसार को मापने के लिए केंद्रीय यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति की पहचान करना, या सी माध्य की गणना करने के लिए, या फिर डी मोड निर्धारित करने के लिए। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। टू मेजर द स्प्रेड ऑफ डेटा, आइडेंटिफाई द सेंट्रल टेंडेंसी, कैलकुलेट द मीन एंड टू डिटरमाइन द मोड। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डेटा के प्रसार को मापने के लिए, यानी टू मेजर द स्प्रेड ऑफ डेटा। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जाता है उसका मेन पर्पस होता है टू मेजर द स्प्रेड ऑफ डेटा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि यहाँ पे आपका 38 है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल का आपको एक एग्जाम्पल बताना है, तो बताइए ऑप्शन क्या होगा आपका। यहाँ पे एक परिवार में बच्चों की संख्या, पार्किंग स्थल में कारों के प्रकार, व्यक्तियों की ऊंचाई, या फिर प्रतिभागियों की वैवाहिक स्थिति। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा 38 का। तो देखिए एक परिवारों में बच्चों की संख्या एक कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है, पार्किंग में जो कारों की स्थिति है वो भी यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है, प्रतिभागियों की वैवाहिक स्थिति ये भी आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे व्यक्तियों की ऊंचाई जो है यानी हाइट ऑफ इंडिविजुअल, ये आपके यहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जाम्पल है। तो आप इसे सही कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द टर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। पूछा गया कि डेटा वितरण को के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व के लिए एक शब्द क्या है। आपको बताना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन होगा। हिस्टोग्राम है, यहाँ पे स्कैटर प्लॉट है, बी सॉरी सी यहाँ पे आपका जो है बार चार्ट है, या डी पाई चार्ट है। तो बताइए यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए स्कैटर प्लॉट, बार चार्ट और पाई चार्ट ये आपके ऑप्शन सही नहीं होंगे। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा हिस्टोग्राम है, ये यहाँ पे जो आपका प्रतिनिधित्व करता है वो ग्राफिकल का जो डेटा है उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो यहाँ पे ऑप्शन यूज किया जाता है वो हिस्टोग्राम यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन इज द मोड ये यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुलक कब केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोगी माप है, बताना है आपको बहुलक कब केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोगी माप। ऑप्शन ए स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, बी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सी स्मॉल सैंपल साइज, डी इन ऑल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन ए विषम वितरणों में, ऑप्शन बी समामित वितरण में, सी छोटे नमूना आकार में, या डी सभी प्रकार के वितरणों में। तो आपको बताना है बहुलक कब केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोगी माप है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 40 का आपको सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो स्मॉल साइज जो सैंपल्स होते हैं उसमें यहाँ पे यूजफुल होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए। तो ये आपका यहाँ पे स्मॉल सैंपल साइज यानी ऑप्शन नंबर सी छोटे नमूना आकार में होना चाहिए, ये इसका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दोस्तों यहाँ पे 41 है, यहाँ पे अनुसंधान में सूचित सहमति प्राप्त करना क्यों महत्वपूर्ण है। ये आपको बताना है कि सूचित सहमति प्राप्त करना क्यों महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में आप देखें यहाँ पे बताया गया व्हाई इज ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट इम्पोर्टेंट इन रिसर्च, यानी कंसेंट मतलब कि सहमति क्यों प्राप्त करना जरूरी है। आपको बताना है यह अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करता है। बी की अगर हम बात करें, यह प्रतिभागियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सी की बात करें, यह प्रतिभागियों की गुमनामी सुनिश्चित करता है। डी की बात करें, शोधकर्ताओं को प्रतिभागियों को धोखा देने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे 41 में तो आपको यहाँ पे सही ऑप्शन पता हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके जो 3 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अनुसार मैच ही नहीं हो रही है। अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करता है तो ये आपका नहीं होगा। प्रतिभागियों की गुमनामी सुनिश्चित करता है, ये भी आपका नहीं होगा। यह शोधकर्ताओं के प्रतिभागियों को धोखा देने की अनुमति देता है, ये भी आपका यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सही होगा वो बी होगा। यह प्रतिभागियों के अधिकारों और स्वायत्तता की रक्षा करता है, यानी इट प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स राइट एंड ऑटोनॉमी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विच प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स एम्फेसाइज द नीड्स ऑफ मैक्सिमाइज बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज हार्म्स। अनुसंधान नैतिकता का कौन सा सिद्धांत लाभ को अधिकतम करने और नुकसान को कम करने की आवश्यकता पर जोर देता है। तो बताइए ऑप्शन इसका क्या सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जस्टिस है, रिस्पेक्ट ऑफ पर्संस है, ऑप्शन सी है बेनेफिसेंस, ऑप्शन डी है फिडेलिटी,
आपको बताना है इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो बताइए यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप अगर आप हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पे न्याय है, व्यक्तियों के प्रति सम्मान है, उपकार है और दीननिष्ठा है। तो बताइए यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो 42 का सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, बेनेफिसेंस। यहाँ पे उपकार जो है आपका ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि यहाँ पे 43 है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोड ऑफ इथिक्स इन रिसर्च। अनुसंधान में आचार संहिता का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे विशिष्ट अनुसंधान विधियों को निर्देशित करना, टू इस्टेब्लिश इन यूनिवर्सल इथिक्स स्टैंडर्ड्स, सार्वभौमिक नैतिक मानक स्थापित करना, टू लिमिट द स्कोप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, शोध प्रश्नों के दायरे को सीमित करना। अगर हम डी की बात करें, टू प्रमोट, शोधकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। तो बताइए इसके सही ऑप्शन क्या होंगे। ये आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 43 का सही ऑप्शन आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो इथिक्स में आचार संहिता का सही ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे होगा टू इस्टेब्लिश यूनिवर्सल इथिकल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे सार्वभौमिक नैतिक मानक स्थापित करना है। जो अनुसंधान में आचार संहिता का उद्देश्य है वो यही है कि सार्वभौमिक नैतिक मानक स्थापित करना, यानी टू इस्टेब्लिश यूनिवर्सल इथिकल स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पूछा गया कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, IRB, इन रिसर्च इथिक्स। रिसर्च इथिक्स में जो यहाँ पे रिव्यू बोर्ड होता है उसका क्या यहाँ पे रोल है आपको ये बताना है। तो अनुसंधान नैतिकता में संस्थागत समीक्षा बोर्ड की क्या भूमिका है। ऑप्शन नंबर आपके 4 दिए गए हैं, इसमें सही आपको बताना है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो टू डिजाइन रिसर्च स्टडीज, अनुसंधान अध्ययन डिजाइन करना, टू अप्रूव रिसर्च प्रपोजल, बी जो है आपका अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी देना, सी की बात करें टू कलेक्ट डेटा, डेटा एकत्रित करना, टू एनालाइज रिसर्च फाइंडिंग, शोध निष्कर्षों का विश्लेषण करना। तो बताइए कि आपका यहाँ पे 44 नंबर का सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो 44 नंबर का सही ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे होगा टू अप्रूव रिसर्च प्रपोजल्स। यहाँ पे जो यहाँ पे अनुसंधान नैतिकता में संस्थागत समीक्षा बोर्ड की जो भूमिका होती है वो आपकी यहाँ पे होती है अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आपका यहाँ पे 45 है। पूछा गया कि वाई इज इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्चर्स टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। शोधकर्ताओं के लिए गोपनीयता बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, टू अवॉइड क्रिटिसिज्म फ्रॉम कलीग्स, सहकर्मियों की आलोचना से बचने के लिए। ऑप्शन बी की बात करें तो टू बिल्ड ये रिपुटेशन फॉर सिक्रेसी, गोपनीयता की लिए प्रतिष्ठा बनाना। सी की बात करें टू प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स प्राइवेसी, प्रतिभागियों की गोपनीयता की रक्षा करना। तो वहीं डी की बात करें तो यहाँ पे टू लिमिट एक्सेस टू रिसर्च फाइंडिंग्स, शोध निष्कर्षों तक पहुंच सीमित करना। तो बताइए यहाँ पे शोधकर्ताओं के लिए गोपनीयता बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है, ये आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा। मैंने चारों ऑप्शन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिए हैं। तो बताइए यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो सही ऑप्शन होगा वो आप 45 का यहाँ पे सी होगा, प्रतिभागियों की गोपनीयता की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स प्राइवेसी, ये इसका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको 46 है, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डीब्रीफिंग इन द रिसर्च। शोध में डीब्रीफिंग का क्या मुख्य उद्देश्य होता है या फिर क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए टू मैनिपुलेट पार्टिसिपेंट्स, टू प्रोवाइड फीडबैक टू पार्टिसिपेंट्स, यानी प्रतिभागियों को फीडबैक प्रदान करना, बी हो जाएगा। सी की बात करें तो टू कंफ्यूज पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागियों को भ्रमित करने के लिए, या फिर डी टू ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, सूचित सहमति प्राप्त करने के लिए। तो बताइए यहाँ पे डीब्रीफिंग का क्या मतलब है, जो रिसर्च में जिसका मेन पर्पस क्या होता है ये आपको बताना है। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो आपका बी है टू प्रोवाइड फीडबैक टू पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागियों को फीडबैक प्रदान करना। ये डी ब्रीफिंग का जो मतलब है यहाँ पे रिसर्च में वो यही है, यहाँ पे टू प्रोवाइड फीडबैक टू पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागियों को फीडबैक प्रदान करना। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, 47 है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध में संभावित नैतिक उल्लंघन का उदाहरण है। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शोध में संभावित नैतिक उल्लंघन का उदाहरण है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल इथिकल वायलेशन इन द रिसर्च। यहाँ पे फॉल्स फ्लाइंग डेटा है, कंडक्टिंग रिप्लिकेशन स्टडीज है, रिपोर्टिंग नल फाइंडिंग्स है, कोलैबोरेटिंग विद द अदर रिसर्चर्स है। डेटा को गलत साबित करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। बी को प्रतिकृत अध्ययन का संचालन करना, सी यहाँ पे शून्य निष्कर्षों की रिपोर्टिंग करना, या डी अन्य शोधकर्ताओं के साथ सहयोग करना। तो बताइए यहाँ पे कौन सा शोध में संभावित नैतिक उल्लंघन का उदाहरण है, ये आपको यहाँ पे बताना है। आप 47 का आपको सही ऑप्शन देना है।
तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फॉल्स फ्लाइंग डेटा यानी डेटा को गलत साबित करना, ये यहाँ पे उल्लंघन है, जो नैतिक उल्लंघन है रिसर्च में, ये यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉल्स फ्लाइंग डेटा यानी डेटा को गलत साबित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 48 क्वेश्चन नंबर है आपका। यहाँ पे व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन रिसर्च एथिक्स। आपको बताना है अनुसंधान नैतिकता में न्याय के सिद्धांत को का क्या महत्व है। यहाँ पे ऑप्शन है ए, इट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यह सूचित सहमति के महत्व पर जोर देता है। बी की बात करें तो इट इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च बेनिफिट्स एंड बर्डन, यह अनुसंधान लाभों और बोझों को समान वितरण सुनिश्चित करता है। सी की बात करें, इट प्रमोट डिसेप्शन इन रिसर्च, यह अनुसंधान में धोखे को बढ़ावा देता है। या फिर डी, इट अलाउ फॉर द यूज ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन विदाउट एनी सेफगार्ड, यह बिना किसी सुरक्षा उपाय के असुरक्षित आबादी के उपयोगों की अनुमति देता है। तो बताइए यहाँ पे अनुसंधान नैतिक में न्याय के सिद्धांत का क्या महत्व, ये आपको बताना है। 48 नंबर आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन बी सही होगा। इट इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च बेनिफिट्स एंड बर्डन, यह अनुसंधान लाभों और बोझों का समान वितरण सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर बी 48 का बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि यहाँ पे 49 है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर रिसर्चर टू डिस्क्लोज कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, शोधकर्ताओं के अभिरुचि के टकराव का खुलासा करना क्यों आवश्यक है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो टू अट्रैक्ट मोर फंडिंग, या फिर बी यहाँ पे टू बिल्ड पॉजिटिव पब्लिक इमेज, या सी टू अवॉइड बायस इन रिसर्च, या फिर डी टू मेंटेन सिक्रेसी। तो बताइए यहाँ पे क्या इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा अधिक धन एकत्रित करने के लिए, या फिर यहाँ पे ऑप्शन बी एक सकारात्मक सार्वजनिक छवि बनाना, या फिर सी अनुसंधान में पूर्वाग्रह से बचने के लिए, या फिर डी गोपनीयता बनाने रखने के लिए। तो बताइए यहाँ पे 49 का क्या सही ऑप्शन होगा, बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे जो 49 का सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, टू अवॉइड बायस इन रिसर्च, यानी अनुसंधान में पूर्वाग्रह से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो यहाँ पे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है नंबर। आपको यहाँ पे बताना है कि शोध में किस अध्ययन से किसी प्रतिभागी की स्वैच्छिक वापसी के लिए एक शब्द क्या है, यानी इन रिसर्च व्हाट इज द टर्म फॉर द वॉलंटरी विड्रॉल ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम एसडी। तो बताइए यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ये चार ऑप्शन आपके दिए गए, गोपनीयता, धोखा, डीब्रीफिंग या वापसी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है वो आपको सही बताना है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और इस क्वेश्चंस का जवाब हम आपको नहीं देंगे, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में ये आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी यहाँ पे अगर आपकी कुछ सजेशन है वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन वाला आप मतलब कमेंट मत करिएगा कि इनको एक्सप्लेन करिए। देखिए अगर एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, 10 क्वेश्चन ही आपके लगभग 1 घंटे हो ले लेंगे। तो यहाँ पे अभी आपके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है कि मैक्सिमम आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे आपको यहाँ पे एक बूस्ट मिलेगा, आप इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा है भी नहीं, अगर आप थोड़ा थोड़ा गूगल करते रहेंगे तो इनके आपको जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी मिलते रहेंगे। तो आप यहाँ पे इन्हें देख सकते हैं। बाकी इस सीरीज़ में ये आपको वीडियो कैसे लगे ये आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। बाकी क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है ये भी आप हमें बताइए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम यहीं पे अब वीडियो को जो है समाप्त करेंगे। बाकी अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे कोर्स दिए गए हैं, जहाँ पे आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस के नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही जल्द आपको यूजीसी नेट जेआरएफ की भी एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। पीएचडी पीआईक्यू भी आप हमारे ऑफिशियल साइट से अपने सब्जेक्ट वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इनका लाभ लेना चाह रहे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे यहाँ पे अपनी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।